हमारा अगला विषय है अभिलेखों का अध्ययन, ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। आधुनिक जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें जो लिपि प्रयुक्त की गई है उन सभी का जो मूल आधार है वो ब्राह्मी लिपि है। हमारी जो देवनागरी लिपि है वो भी ब्राह्मी लिपि से ही निकली है और जो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख हैं उनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है वो किया गया है। 18वीं सदी में जो विद्वान हैं उन्होंने बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और प्राचीन जो ब्राह्मी लिपि थी उसके नमूने से उसकी तुलना जो है उन्होंने प्रारंभ की। विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि जो अभिलेख थे वो संस्कृत में लिखे हैं और जो प्राचीनतम अभिलेख थे वे प्राकृत में थे। फिर 1837 के अंदर जो है जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने इन अभिलेखों का अध्ययन किया और 1838 में अशोककालीन जो ब्राह्मी लिपि थी उसका उन्होंने अर्थ निकाल लिया। अब एक सवाल ये कि खरोष्टी लिपि जो कि दाईं ओर से बाईं ओर यानी कि उर्दू की तरह लिखी जाती थी उसको कैसे पढ़ा गया। जो पश्चिम उत्तर के अभिलेख हैं यानी कि आधुनिक पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्र, उन क्षेत्रों में जो खरोष्टी लिपि है उसको पढ़ने के लिए जो तरीका प्रयोग में लाया गया वो यह पाया गया कि उस क्षेत्र में यूनानी तथा खरोष्ठी दोनों ही जो लिपियां हैं उनमें अभिलेख मिले हैं। इसीलिए जो यूरोपीय विद्वान थे चूंकि वो यूनानी भाषा जानते थे, यूनानी लिपि को जानते थे, इसलिए उन्होंने यूनानी लिपि तथा खरोष्टी लिपि में समानताएं स्थापित कर ली। उन्होंने देखा कि जो अक्षर यूनानी भाषा में उदाहरण के तौर पर अगर ए लिखा हुआ है तो खरोष्टी लिपि में भी ए को किस प्रकार से लिखा जाता है। इसी प्रकार एपोलोडोटस का नाम लिखने के लिए जब यूरोपीय भाषा में, यूनानी भाषा में लिखा गया तो यूरोपीय विद्वानों ने इसे पढ़ा और खरोष्टी लिपि का भी उन्होंने अनुमान लगा लिया कि एपोलोडोटस ऐसे ही लिखा गया है। क्योंकि प्रिंसिप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की जो भाषा है उसकी पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना जो है वो आसान हो गया। जो इतिहासकार और अभिलेख शास्त्री हैं उनके काम जो करने के तरीके हैं उसको पता लगाने के लिए अशोक के दो अभिलेखों का अध्ययन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से हम कर सकते हैं। इनमें एक उसका जो आदेश है जिसमें कि उसे देवना प्रिय पीदस्सी कहा गया है, अशोक का नाम नहीं लिया गया है, उसको देवताओं का प्रिय कहा गया है। उनमें जो उसने उपाधियां अपने लिए इस्तेमाल किया, प्रियदर्शी जिसको देखने में सुंदर कहा जाता है, इसको देखने के बाद, इसका अध्ययन करने के बाद जो अभिलेख शास्त्री हैं वो इस मुकाम पर पहुंचे कि यह अशोक के बारे में ही कहा गया है क्योंकि इसमें विषय, शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान सब में समानता है। इसमें अशोक जो हैं वो अपने राज्य के प्रति कर्तव्यों को, अपनी जनता के प्रति कर्तव्यों को बताते हुए कहते हैं कि वे चाहे कहीं भी हों, अगर कोई उनसे मदद की आशा चाहता है कोई याचक, तो वो चाहे अपने अंतःपुर में खाना खा रहे हों या विश्राम गृह में हों, गौशाले में हों या वाटिका में हों, कहीं भी हों उन तक पहुंच सकते हैं और उनके द्वारा उनकी मदद जो है वो की जाएगी। हालांकि अशोक के द्वारा यह भी कहा गया है कि उनसे पहले अभिलेखों में रिपोर्ट एकत्रित करने की व्यवस्था नहीं थी। इतिहासकारों को इसके बारे में भी काफ़ी गंभीरता से विचार करना पड़ता है कि कहीं इनमें अतिशयोक्ति तो नहीं है, क्योंकि ये जो अभिलेख थे ये अशोक के द्वारा ही लिखवाए गए थे, इसलिए इनमें अतिशयोक्ति हो सकती है। एक और चीज़ जो है वो गौर करने लायक है कि राजा के जो आदेश हैं वो यातायात के मार्गों किनारे और नगर के पास जो है प्राकृतिक पत्थरों पर खुदे हुए थे। तो क्या वहाँ आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए रुकते थे? और चूंकि अधिकांश लोग जो है पढ़े लिखे नहीं थे तो पाटलिपुत्र में प्रयुक्त जो प्राकृत भाषा है क्या उसको सभी स्थानों पर लोग जो है वो समझते थे? इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो इतनी आसानी से नहीं पाए जाते। जैसे कि जो स्रोत 11 दिया हुआ है उसमें एक अभिलेख है जो कि कलिंग विजय के बारे में है अशोक की, जो कि उन्होंने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष, कलिंग का उनका जो शासन वर्ष है वो 269 BC माना जाता है और उससे 8 साल
बाद उन्होंने यानी कि 261 बीसी, ईसा के जन्म से 261 साल पहले जो कलिंग युद्ध हुआ था, और क्योंकि ये बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था और इसमें लगभग 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया था, 1 लाख मारे गए थे, और इसके बाद जो है कलिंग पर शासन स्थापित कर लिया था अशोक ने, लेकिन उन्होंने इसके बाद कोई युद्ध नहीं किया और युद्ध को उन्होंने त्याग दिया और अहिंसा का पालन जो है वो करने लगे। लेकिन ये इस प्रकार के जो वेदना के अभिलेख हैं वो उड़ीसा से प्राप्त नहीं हुए, यानी कलिंग के उस क्षेत्र में उन्होंने नहीं किए। शायद वो युद्ध इतना भयानक था कि राजा नहीं चाहते थे कि उस युद्ध की जो विभिन्न परिस्थिति थी उसका ध्यान भी जो है कलिंग के वासियों को रहे। इसके अलावा जो अभिलेख हैं इनके साक्ष्य की एक सीमा होती है। अभिलेखों के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि इनका जो अक्षर है उनको इतना समय हो चुका है कि अब उनको पढ़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है, वो हल्के पड़ गए हैं। इसके अलावा उनमें से कुछ जो अक्षर हैं वो टूट गए हैं या लुप्त हो गए हैं, मिट गए हैं, तो इसकी वजह से जो उन अभिलेखों का वास्तविक अर्थ है वो लगा पाना जो है वो संभव नहीं हो पाता। इसलिए इनका आंशिक रूप से ही कई बार अर्थ जो इतिहासकार हैं या अभिलेख शास्त्री हैं वो लगा पाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के साथ जो एक और समस्या है वो ये है कि ये अभिलेख जो हैं किसी व्यक्ति विशेष द्वारा या किसी राजा विशेष द्वारा ही उत्कीर्ण करवाए जाते हैं और इनके अंदर उन्हीं चीज़ों का वर्णन किया जाता है जिनको वह व्यक्ति विशेष जो है वो महत्वपूर्ण समझता है। इसीलिए ऐसा बहुत कम मिलता है कि उसमें खेती की प्रक्रियाएं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी तथा लोगों का वर्णन जो है वो मिले। इसलिए जो अभिलेख होते हैं वो अधिकांश जो हैं वो राजनीतिक स्थिति के बारे में ही जो है बताते हैं। ये अभिलेख जो हैं बड़े बड़े अवसरों का ही वर्णन करते हैं। इसके अंदर आम जनमानस जो है उसके दुखों का कोई वर्णन जो है नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भी राजा जो इनको उत्कीर्ण करवाएगा वो यह नहीं चाहेगा कि उसकी जो जनता के दुख हैं या उनका वर्णन करके वो अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको दांव पर लगाएं।